सच है क्या कि गोवा Let's go. पंडित नेहरू की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था। और जब गोवा मुक्ति आंदोलन को बल मिला तो इस पूरे आंदोलन में समझना चाहूंगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जो भूमिका थी वो कैसी थी और कौन कौन से ऐसे सुभाष चंद्र बोस को मिला करके ऐसे बड़े नेता रहे जिन्होंने गोवा के आंदोलन को एक क्रांति का रूप दिया और जन जागरण किया गोवा की जनता में। देखिए शेखावत जी, 1928 से 1961 का जो दौर है उसमें जो सबसे प्रभावी जो रोल रहा, जैसे डॉक्टर आनंद वर्धन ने बताया, गुरु गोवलकर जी का जो मार्गदर्शन रहा इस बीच, उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय जी और सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया जी, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आरएसएस की जो एक फौज थी और जिसका नैतिक समर्थन समाजवादियों का और आरएसएस का दोनों का मिला हुआ था, जगन्नाथ जोशी जी जिसको 10 साल की कारावास को भी दिया जाता है और बहुत सारे आरएसएस के वर्कर्स को वहां पे 10 साल की जेल की सजा होती है, इन सब लोगों ने इस मुद्दे को मूल मुद्दा मुख्य धारा में लाया। लेकिन जहां तक आपका मूल पर्सन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओपन समर्थन की जहां तक बात है, ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और इवन जब फाइनल अटैक होता है 2 दिसंबर को और 8 और 9 दिसंबर को जब एरियल बॉम्ब्स यूज होते हैं, वहां पे एयरफोर्स अटैक करती है पुर्तगाल की सेना पर, उस समय में भी पुर्तगाल की जो मनोदशा थी वो ये थी कि भारत अटैक नहीं करेगा। उनको लगता था कि जिस दौर में देश जा रहा था, जिस दौर में यहाँ की लीडरशिप जा रही थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यूएनओ के पोस्ट जो रिजल्ट्स आ रहे थे, उसमें अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की जो सोच यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व की थी, उनको पुर्तगालियों को भी यही लगता था कि ऐसा कोई कदम भारत नहीं उठाएगा। इसलिए जो मैं ये कहता हूँ, ये जो 36 घंटे की कार्यवाही है, इन रियल सेंस अगर आप इसको समझेंगे तो ये 20 से 25 साल का जो गोवा के जो लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 450 साल का जो उनका शोषण था, उनको क्लाइमेक्स में आपको देखना जरूरी है, तभी वो आके इस नतीजे पर पहुंचे। ये कोई 1-2 दिन की कार्यवाही का परिणाम नहीं था। और रही बात प्राथमिकताओं की, तो ये सत्य है कि अगर प्राथमिकता होता तो 1947 में जब इतनी रियासतें मिल गई हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आ जाती। और इसके साथ साथ एक और साजिश उसी टाइम पे, उसी दौर पे चली हुई थी, निजाम हैदराबाद, उनका जो दौर चला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो खंडित आजादी भारत को दी थी, उस समय का जो परिदृश्य था, निजाम हैदराबाद भी खुद ये चाहता था कि मुझे एक सी रूट पाकिस्तान से मिलने का अगर मिल जाए, वो भी गोवा को खरीदना तक चाहता था पुर्तगाल के माध्यम से, अंग्रेजों के माध्यम से। लेकिन कुल मिला के इस पॉलिसी को पटेल ने रोका, क्योंकि निजाम हैदराबाद पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, हैदराबाद को ही मिला लिया गया, तो उनके सपने चकनाचूर हो गए। तो उस समय अगर आप देखेंगे 1945 से 55 का दौर, वो जो 10-15 साल थे, हाँ ये सच है कि बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने बड़े भूखंड को, जो कि सदियों से हमारा ही पार्ट था, उसको आप प्राथमिकता की लिस्ट में ना डालें। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है डॉक्टर दलाल कि ये भारत का इतिहास रहा है कि आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर आगे रहकर पहले हमला कभी नहीं किया। बावजूद इसके हम देखते हैं कि भारत के कश्मीर पर पाकिस्तान अपना अधिकार जताता है, चीन भारत की सीमा में अतिक्रमण करता है। तो समझना है और तो और इन भारत के भूभाग को, भारत के आधिपत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाला जाता है दुनिया के देशों के माध्यम से। वो अब तक चला आ रहा है। इस स्थिति में क्योंकि गोवा का मामला भी यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गोवा के संदर्भ में फैसला दिया था, तो ये कौन सी नेतृत्व होते हैं ऐसे, ये कौन सी राष्ट्रीय ताकतें होती हैं ऐसी जो राष्ट्र विरोधी प्रयासों में जुटती हैं और उस पर सियासत खेलती हैं? शेखावत जी, बहुत बढ़िया मूल पर्सन आप लेकर आए हैं। एक कहावत है कि ऑलवेज रिमेन रेडी फॉर द वॉर इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश पीस। ताकत चाहिए आपको, शांति के लिए भी ताकत चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी रहने ही नहीं देगा। तो ये सच है कि पहले कभी अटैक नहीं किया गया भारत की तरफ से, चाहे चाइना का एग्जाम्पल हो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल हो, बट इट डजंट मीन कि आप अपने इंटरनल प्रिपरेशन ना करें। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए भी आपके अंदर शक्ति संतुलन का होना बहुत जरूरी है, और निहित साधन, जितने आपके पास साधन है, उनको प्रॉपर यूज करके, मैक्सिमम यूटिलाइज करके आपका शक्तिशाली होना बहुत जरूरी। 1961 में 19 दिसंबर 1961 को जब गोवा आजाद हुआ तो 14 साल का समय आखिर क्यों लगा? क्या भारत के शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकताओं में गोवा को आजाद कराना नहीं था, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण था? सबसे बड़ी वजह क्या रही? जी शेखावत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है कि 14 साल क्यों लग गए।
अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को आती है, अगर इसकी उपमा हम चांद से दें तो गोवा की आज़ादी चांद पे लगा एक दाग है। क्यों दाग है कि जब पूरा देश आजाद हो जाता है तो इतना बड़ा प्रांत जिसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड अभी डॉक्टर वर्धन ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, ये गौप राष्ट्र जो सदियों से भारत का ही हिस्सा, भारत की ही मुख्य भूमि और भारत का ही हर तरीके से सांस्कृतिक, आप चाहे 20,000 साल पुराना इतिहास पढ़ें, आप महाभारत और पुराण में भी गोप राष्ट्र का उल्लेख मिलेगा। यदुवंशी और मराठी दो कल्चर्स का वहाँ पे प्रभाव है। आज 451 साल में हम देख रहे हैं कि उनकी जो सांस्कृतिक की अचीवमेंट्स की बात की जाती है, आज जो गोवा की बात की जाती है, तो ये बताया जाता है कि पुर्तगाल जो पोर्चुगीज वे ऑफ लाइफ है, दैट इज हैविंग अ वेरी क्लियर इम्पैक्ट ओवर द गोवन लाइफ। इट्स बट नेचुरल, जब 10 पीढ़ी एक लगातार एक पर्टिकुलर शासन के अंडर जाएंगे तो वो प्रभाव होगा, लेकिन आपको उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे देखना पड़ेगा कि ये मुस्लिम सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के अंडर भी आया और लगभग 100 साल विजयनगर एम्पायर के अंडर भी रहा। हरिहर राय और बुक्का जो दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना रखी, उनके अंडर भी रहा और मौर्य वंश के भी अंडर रहा। अब कुल मिला के बात आती है कि ये जो 14 साल लगे, ये क्यों लगे? देखिए शेखावत जी, समझने की जरूरत है, जब राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट थिंकर पहली बार इस मुद्दे को उठाते हैं, डॉक्टर टीबी कुन्हा महाराष्ट्र से 1928 से मूवमेंट को शुरू करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी और बाकी लोग नैतिक समर्थन देते हैं, इसी माहौल में, इसी परिदृश्य में बहुत जरूरी है समझना, 1945 में जब यूएनओ आ जाती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलता है, तो हमारे यहाँ पे एक नया कल्चर था कि अंतर्राष्ट्रीय पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप में ढालने के लिए पंडित नेहरू ने थोड़ी कोशिश की। जब लोहिया ने ये प्रश्न उठाया गोवा की आजादी का, तब महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मूल समर्थन आना चाहिए था गोवा की आजादी के लिए, दुर्भाग्यवश वो नहीं आया। इसी वजह से ये मुद्दा 14 साल पीछे गया। इसकी पृष्ठभूमि में एक चीज और देखने बहुत जरूरी है, अगर सरदार पटेल 1950 के बाद रहे होते तो भी ये मुद्दा 1961 तक नहीं जाना था, जिसने 540 रियासतों को मिला दिया, उससे ज्यादा रियासतों को अखंड भारत में मिला दिया, तो गोवा भी मिलना तय था। लेकिन इसके साथ साथ, जैसे आपने अपनी ओपनिंग रिपोर्ट में बताया, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का कंबाइंड ऑपरेशन चला, 36 घंटे चला, नो डाउट, बियॉन्ड डाउट इट इज देयर। लेकिन मूल जो बात थी वो कहीं ना कहीं गोवन जो कल्चर, गोवन जो पीपल थे, वो चाहते थे मुख्य भारत के साथ मिलना, क्योंकि वो थे ही भारतीय। तो पुर्तगाली जो 450 साल आए, उसमें भी 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू होती है तो नेपोलियन हार जाते हैं, तो गोवा जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। 1815 से 1947 का जो दौर है, वो जो गोवा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर है। इसके साथ साथ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशवाद की कहानी भी जरूर बताना चाहूंगा कि ये लोग जहां भी, दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। जब पुर्तगाल ने वास्को डी गामा को 1487 से प्लान शुरू हो गई थी भारतीय भूभाग पर जाने की, टेक्सटाइल और मसालों पे कब्जा करने की, व्यापार को कब्जा करने की, ये जो सारी कहानी बनी और 11 साल उसको एग्जीक्यूट करने में लगे। 1498 में वो आते हैं, 1510 में फाइनली गोवा के ऊपर कब्जा हो जाता है। तो इससे ये समझने की जरूरत है, उन्होंने अपने आप को, आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां पे नागर शैली के, शास्त्रीय शैली के बहुत सारे द्रविडियन मंदिर वहां पे थे। आपको एक बड़ी बात मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचा दूं कि आज जो गोवा है, आज जो परिकल्पना हमारी गोवा के बारे में है, बहुत सारे चर्च, बीच, नाइट लाइफ, दिस दैट, एंड इट हैज अपीयर्ड एज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ टूरिज्म। बट लेट मी टेल यू कि यही गोवा बहुत सारे सुदृढ़ अच्छे मंदिरों के लिए जाना जाता था। पहली बार जब मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कॉलोनियलिज्म ने अलग अलग तरीकों से अपने पैर पसारे एशिया और अफ्रीका के देशों में, और एशिया की बात करें और भारत की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो गोवा में मंदिरों को गिरा के बहुत सारी चर्च इस दौरान बनाई गई, 1510 से लेके और 1947 का जो दौर है उसमें बहुत सारे मंदिर वहां पे गिराए गए और उसके स्थान पर अन्य धार्मिक स्थान बनाए गए।